ठाकरे जिस एक कारण से सबसे अधिक विवादों में रहे हैं वह है उनका एंटी मुस्लिम एटीट्यूड। हालांकि ठाकरे बार बार यह भी कहते रहे हैं कि वह केवल उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ हैं जो या तो प्रो पाकिस्तान है या बांग्लादेश से आकर बस गए हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। बॉम्बे में हुए दंगों के दौरान भी बाल ठाकरे और उनके शिव सैनिकों पर गंभीर आरोप लगे थे। बाल ठाकरे साहब को मैं मुस्लिम विरोधी भी मानता हूं और मेरे नज़दीक चूँकि वो सेकुलरिज्म के भी बहुत ख़िलाफ़ हैं, इसलिए मैं सेकुलरिज्म विरोधी भी मानता हूं उनको, और इस माने में मैं समझता हूं कि वो देश विरोधी भी हैं। अगर वास्तव में कोई विदेशी नागरिक जो हिंदुस्तान में किसी तरह से घुस आया और जिससे देश को खतरा है, उसको निकालने में कभी कोई आदमी एतराज़ नहीं करेगा। लेकिन किसी एक जाति बिरादरी को परेशान करने के लिए, या ऐसे भी वहाँ से बहुत सारे उदाहरण आए कि जो लोग बेचारे बरसों बरस से वहाँ रह रहे हैं और उनको सिर्फ इस नाम से परेशान करने के लिए अगर इस तरह की बात कही जाती है, मुहिम चलाई जाती है, तो निश्चित रूप से एक उसको राजनीतिक षड्यंत्र भी कह सकते हैं और एक बदनीयती का उदाहरण भी कहा जा सकता है। उनका कहना यही है कि आप जिस धरती में रहते हो, जिस धरती का खाते हो, जिस धरती आपकी सेवा करती है, जो देश आपकी, जिसे हम माँ कहते हैं, मातृभूमि, यू हैव टू बी टोटल नेशनलिस्ट। एंटी नेशनलिस्ट चाहे किसी भी रिलीजन का हो, उसके अगेंस्ट है वो। हमारे देश में बांग्लादेश के और पाकिस्तान के नागरिक बिना पासपोर्ट और बिना हमारे परमिशन से रहे, ये कैसा सहा जा सकता है? बाल ठाकरे जी ने जो कहा है उससे सरकार पूरी तरह से सहमत है। अच्छा, आपने एक बार कहा था कि अगर आपको कोई हाथ लगाएगा तो पूरी कौम को साफ कर दिया जाएगा, इससे क्या मतलब था? मैंने कहा कि जाति जमाते की जो भी कौम हो, ये कहा कि मुसलमान हो, उसके कौम हम ख़त्म करेंगे। मैं कौम की बात करने के पीछे मेरा यही मकसद था कि वो पाकिस्तान के लोग होंगे और जितने भी यहाँ होंगे, बांग्लादेश के होंगे, जितने भी होंगे, वो हम ख़त्म करेंगे। आपने कहा था बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ से हटाएंगे, जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ से हटाएंगे, पाकिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो। आप उनको बम्बई या महाराष्ट्र से निकालेंगे या देश से निकालने की बात करते हैं? देश को कैसे निकाले? हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक, और यहाँ राजस्थान के बॉर्डर्स थे, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ, मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये है, ये देश है। जाओ वहाँ जाके नमाज पढ़ो आराम से। नहीं, आम मुसलमान आपसे डरा रहता है, उसको लगता है कि आप उसके खिलाफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी मुसलमान की बात कर रहा हूँ जो प्रो पाकिस्तान है। मुसलमानों की एक और बात से तकलीफ हुई जब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद आपने कहा कि इसे मैंने गिरवाया। मानो कि भाई बाबरी मस्जिद गिराने के बाद इनको तकलीफ होती है, तो विस्फोट की बात क्या करें, कैसे करें? भाई ये हमारे देश की बात है, यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं राम और कृष्ण के बारे में, तो ये एक अयोध्या, काशी और मथुरा, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको, रख दो आपके पास। तो मथुरा काशी के लिए आंदोलन कब करेंगे? आंदोलन का क्या सवाल है? चलो गवर्नमेंट ले आइए दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो हिम्मत नहीं कहे बताएं तो हमें उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, कोई भी हो, वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो भी मैं लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी कहती कि मथुरा और काशी तो मेरे एजेंडा में है ही नहीं। हम लिख देंगे वो एजेंडा, हम लिखेंगे काशी और मथुरा का नाम, मैं करूंगा वो। मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? भाई ये देश किसका है ये पहले बताइए। मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया है, हमें हमारा जो बाकी बात रही वो हिंदुस्तान है। यहाँ के कोई कानून होते हैं, और क्या हम नहीं चले उस कानून के रास्ते से? तो महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, आप हम तो कर रहे हैं, सिविल कोड लागू नहीं जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, हम बकवास नहीं करें, कर रहे हैं। बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे आप महाराष्ट्र में? बिल्कुल, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। हम क्या बुरी कर रहे हैं? कोई सरकार तो कोई उखाड़ नहीं दे रहा है, तो एनीथिंग दैट इंटरेस्ट, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, हम तो करेंगे। कैसे रोकेंगे? कौन रोकेगा? महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के पहले ही बाल ठाकरे ने घोषणा कर दी थी कि राज्य में शिवसेना और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री चाहे जिस दल का हो, रिमोट कंट्रोल वे अपने हाथ में ही रखेंगे। और आज सरकार बनने के बाद भी बाल ठाकरे अपने उसी बयान पर कायम है। बाल ठाकरे ही महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं, ये मैं जानता हूँ, ये मैं बता चुका हूँ, और बाल ठाकरे आज वहाँ बेताज बादशाह हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, वो हमारे बहुत बड़े नेता हैं
और अनुभवी नेता हैं, वो हमारे हाईकमांड है, इसलिए हमें मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप वो नहीं करते। रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार हमने तो डेमोक्रेसी के अंदर नहीं सुनी थी, और यदि ये सत्य है तो ये नॉर्मल सरकार नहीं है, ये तो एक अब नॉर्मल सरकार हुई। Which Congress chief minister ever had any independence? They were always run by remote control by the high command. ये सब तो ठीक है, अगर ये बाल ठाकरे कहता है तो आप सब कह रहे हैं अनडेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है, but it's not a new phenomenon in Indian politics. बाकी सभी दल ऐसा ही करते हैं। कांग्रेस पर भी कांग्रेस अध्यक्ष का नियंत्रण होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिट ब्यूरो ही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें चलाता है। फर्क सिर्फ इतना है, बाकी लोग ढोंग में लिप्त है, इसलिए वो इस बात को स्पष्ट नहीं कहते। ठाकरे जी स्पष्टता से बोलते हैं, इसलिए वो इस प्रकार का बयान देते हैं। जैसे शिवसेना के एमएलएज ने मनोहर जोशी को अपना नेता चुन लिया, तो अब वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं एमएलएज के, तो उनको रिमोट कंट्रोल से उनको कंट्रोल करना कितनी ठीक बात है? देखो, ये एमएलए ने नहीं चुना उनको, मैंने बिठाया। एमएलए ठीक है, वो मानना पड़ता है कि बट इलेक्शन एंड सिलेक्शन में फ़र्क करना ही पड़ता है। इलेक्शन हो गया, सिलेक्शन मेरा बन गया। लेकिन डेमोक्रेसी में रिमोट कंट्रोल की बात ठीक है? कौन सी डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं? काहे की? यहाँ तो डेमोक्रेसी कभी पैदा भी नहीं हुई, ना कहीं मैंने देखी। ये चीफ मिनिस्टर आपसे डर के काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके आप जाके उनकी भी मुलाकात ले लो और यही सवाल पूछो उनको। लेकिन असलियत में तो एक प्रेशर उनके कैसे ऊपर रहता असलियत है में? हमेशा। कितने ऐसे उन्होंने ये डिसीजंस लिए हैं बिना पूछ के। मगर पॉलिसी के खिलाफ कोई बात हो जाए तो मैं नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे ये आज है वो कल दूसरा होगा या परसों, वो सवाल नहीं है। कल अगर आपको मनोहर जोशी को हटाना पड़ा नहीं, तो कौन दूसरे हैं जिनको आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? He is one of the best man I have. You see, I am lucky enough to have a man like him. बीच में कुछ खबरें फैली थी कि सुधीर जोशी को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा। बात मान लो कि मेरे यहाँ 5 लोग हैं पूरे के पूरे लायक, ऐसे कोई आप शक भी नहीं ले सकते उनकी कामयाबी के बारे में। पर क्या 500 चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते? एक ही बनेगा क्या? कोई जैसे कि महापौर की बात होती है, 1 बरस की टर्म होती है, चलो बना दो। तो अभी ये बन गई है बात। मिस्टर मनोज जोशी विल कंटिन्यू। बाल ठाकरे से जुड़ी कंट्रोवर्सीज पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वैसे तो अमेरिकन कंपनी इनरॉन के दाभोल पावर प्रोजेक्ट को रद्द किए जाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, लेकिन बाल ठाकरे ने चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी थी कि यदि उनकी सरकार बनी तो वह इस परियोजना का काम रोक देगी, और हुआ भी यही। इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने फैसला बाल ठाकरे के दबाव में लिया है। जब इनरॉन प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट हुआ, उस समय इस एग्रीमेंट को सीक्रेट रखा गया। कोई भी एक लोगों से चुनी हुई सरकार किसी भी एग्रीमेंट को ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं मान सकती थी। उसमें ग्लोबल टेंडर नहीं बुलाया गया था। उस समय सारे विपक्ष में ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और इस आवाज़ उठाने के बावजूद भी इसको सीक्रेट डॉक्यूमेंट ही रखा गया। इसको विधानसभा में पहले एमओयू के पहले बहस हो सकती थी, उसमें सरकार सारे लोगों को विश्वास में लेके बात कर सकती थी, और ये न करने के कारण उसका विरोध रहा। और हमने चुनाव का ये मुद्दा बनाया था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो इसकी हम जांच करेंगे। ये जो इल्ज़ाम है उनके ठीक नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान में ये पहला है क्या? 1978 में टाटा को इजाज़त दी थी, तब टेंडर नहीं मांगा था। आई वॉज द चीफ मिनिस्टर, तब किसी ने कुछ कहा नहीं। वो प्रोजेक्ट आए, आज बम्बई को बिजली वही सप्लाई करता है। और बिना टेंडर एमओयू साइन करने का इस देश में 160 केसेस हो गई है। 160 में महाराष्ट्र में सिर्फ 4 है। नहीं, दिल में जो गड़बड़ है वो जो पुराने चीफ मिनिस्टर है उनको पता होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, पता लगा भी है। आई एम कंसर्न विद द नेचुरल, आई मीन द ग्रीन बेल्ट, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कोकन एरिया। तो आप सिर्फ ग्रीन बेल्ट की वजह से इमरान को कैंसिल करना चाहते हैं या कोई और भी वजह है? नहीं, और क्या वजह है? आई एम इंटरेस्टेड इन नेचर, एनवायरमेंट, वातावरण जो है वो मैं नहीं खराब कर दूंगा।
तो महाराष्ट्र में किसी दूसरी जगह जहां वो वातावरण को नुकसान ना हो लगाना चाहे तो आप लगाने की इजाजत दे देंगे उन्हें? If they take care of this, then I have no objection. इमरान ने आपको अप्रोच नहीं किया? कल ही वो आई थी रुबेका मार्क, पहले भी आई थी, कल भी आई थी, काफ़ी देर ठहरी, मगर मैं क्या 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 कहूँ उनसे, क्या क्या बात है बाकी रही है? आपको नहीं लगता अगर इमरान डील कैंसिल करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ये डर ही तुम्हारे जो मन में है ना, उससे वो बहुत मात करते हैं आपके ऊपर। मैं कहता हूँ कि हु इज़ अमेरिका दैट टू डिक्टेट माई कंट्री? नहीं, एक असर तो पड़ेगा, एनआरआईज को मैसेज जाएगा, बाहर की कंपनीज को मैसेज जाएगा। ऑल द फॉरेन इन्वेस्टर्स, प्लीज कम, वी हैव अ गेटवे ऑफ इंडिया व्हिच हैज नो डोर्स, आइए, अंदर आइए। लेकिन इस तरह से जब एक बार प्रोजेक्ट फाइनल हो जाए और काम शुरू हो जाए, उसके बाद उनको हटाना अच्छा है? ने अब बहुत ही महंगा एक प्रोजेक्ट हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? एक वाइट एलिफेंट ठीक है, मगर ये वाइट एलिफेंट से भी ज़्यादा होगा, जिससे खिलाना बहुत मुश्किल होगा, और फिर अंधेरा ही अंधेरा। तो क्या पिछली सरकार ने कोई डील की थी इमरान के साथ जो गड़बड़ थी? ये सवाल ऐसे हैं कि जो बलात्कार करने वाला होता है तो कभी सबूत नहीं रखता, कोई रिश्वत लेने वाला होता है और देने वाला भी होता है, कोई रिश्वत नहीं रखता। तो पता है कि हुआ है, मगर कोई सबूत नहीं होता है। आपकी सरकार को कोई ऑफर ऐसे नहीं मिला? होगी और मुझे पता लगेगा तो एक गवर्नमेंट कुछ, यानी कि मिनिस्टर कोई भी होगा, चाहे चीफ मिनिस्टर हो तो भी, ही विल नॉट रिमेन देयर फॉर ए मिनट, माइंड यू दैट, नॉट फॉर ए मिनट। यस, आज भी मैं पैसा ले सकता हूँ इमरान से। कोई लोग कहते कि 100 करोड़ रुपया मिलेगा, 200 करोड़ रुपये में, नहीं 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 नहीं। अरे एक ना एक दुनिया को कहो, बताओ कि इस देश में ऐसा एक कोई आदमी है, वो एक पार्टी है कि आप खरीद कर नहीं सकते। बॉम्बे ब्लास्ट के दौरान AK-56 राइफल रखने के आरोप में टाडा के तहत गिरफ्तार फिल्म अभिनेता संजय दत्त की रिहाई करवाना बाल ठाकरे की प्राथमिकता में शामिल है। हालांकि संजय की गिरफ्तारी के लिए भी शिवसेना ने काफी एजिटेशन किया था। संजय दत्त के मामले में बाला साहब द्वारा स्टैंड चेंज करने का कारण आज भी लोगों की समझ में नहीं आया है। हमारे बारे में जो पिछले 2.5 साल से जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, मेरे ऊपर, मेरे ख़ानदान के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, कि हम एंटी नेशनल हैं, हम देशद्रोही हैं, एक अकेले एक स्टेट्समैन बाला साहब ही थे जिन्होंने ये शुरुआत की, ये कहा कि सुनील दत्त, उनकी धर्मपत्नी ग्रेट नेशनलिस्ट हैं, ग्रेट पेट्रियाट्स हैं। इज ऑन रिकॉर्ड कि संजय दत्त और सुनील दत्त और सब में यहाँ पर इलेक्शन लड़े हैं बाला साहब के ख़िलाफ़, शिवसेना के ख़िलाफ़। बहुत रकीक किस्म की तकरीरें भी हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर वो बेटा, उसका लड़का खुद चीफ मिनिस्टर समझते हैं और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर भी समझते हैं और ख़ुद ऐसा समझते हैं कि वो बेगुनाह है, तो फिर उसको छोड़ दो। आपने कहा था कि संजय दत्त को छोड़ देंगे जब आपकी सरकार आएगी। आपकी सरकार आ गई, आज 4 महीने हो गए, संजय दत्त तो भी जेल से छूटे नहीं। हमारी सरकार आने के बाद संजय रिहा होना चाहिए, रिहाई होनी चाहिए उनकी, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, करूँगा भी। लेकिन एक बात है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड केस है और कोई पूरा कानून ऐसे फेंक दे के वो तो बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन वी हैव टेकन अ कीन इंटरेस्ट टू सी दैट दिस बॉय डजंट सफर अननेसेसरली एंड ही इज सफरिंग अननेसेसरली। संजय दत्त को आप राष्ट्रभक्त मानते हैं? The whole family, the Nargis, the Mr. Sunil Dutt, और ये सब लड़कियां, कैसे हम कहें कि सुनील दत्त तो आई थिंक इट वाज चाइना वॉर, उस सरहद पर गए थे, पाकिस्तान के सरहद पर गए थे, जवानों को उन्होंने एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ये बताया किया। उसका बम विस्फोट किसी में कोई इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं। दैट यू कैन चेक अप विद द CBI पीपल। पहला रिपोर्ट में उनका ये कहना था, जज साहब के बात पहले आई तभी उन्होंने कहा कि इस लड़के का इसमें कोई बम विस्फोट में हाथ नहीं है, मगर जज ने नहीं माना। नहीं माना तो क्या करें, अंदर तो बैठना पड़ेगा। तो यह था शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की पर्सनालिटी का एक लेखा जोखा।